नमस्कार। तो क्लास 11th के सभी स्टूडेंट का फिर से स्वागत है। अभी हम लोग आपको मालूम है वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे। वेक्टर एनालिसिस में स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ और इसके अलावा देन उनके एग्जांपल, देन फिर एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एनालिटिकल मेथड एंड डिफरेंट टाइप की चीज़ें हम लोगों ने अभी जो है डिस्कशन करा था आपसे। आज हम लोग पहुंच गए थे इधर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लास्ट टर्न पे प्लेन में करा था 2 एक्सिस में, आज 3 एक्सिस में हमको करना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि आगे बहुत यूजफुल है हमारे लिए, इस्तेमाल होने वाला है। तो आज हम इसको करने वाले हैं एक तरीके से, और देन फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ द पेन एंड पेपर क्लास। होपफुली आपको बहुत इससे समझ में भी आएगा अच्छे से, और अब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ के आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमने जो है एक एक्स एक्सिस ली है, और ये एक वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गई। सपोज कहीं पर कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन है ये ए वेक्टर आपको दिख रही होगी। और अगर हम लोग इसको क्या करेंगे कि अलग अलग जो है एक्सिस में लेके जाएं, तो इस ए वेक्टर की अगर हम पोजीशन पूछें एक्स एक्सिस में क्या है, तो हमने सपोज कह दी ए एक्स वेक्टर है। देन फिर आपसे पूछा जाए वाई एक्सिस में क्या है, तो मान लो ए वाई वेक्टर है। देन आपसे पूछा जाए ए जेड वेक्टर जो है जेड एक्सिस में क्या है, तो हमने मान लिया ए जेड वेक्टर। तो अलग अलग एक्सिस में हो गई। तो जनरली क्या होता क्या है कि हम लोग जो है आपको मालूम था कि हमेशा जब भी ए एक्स वेक्टर जैसे यहाँ पर आ गया, अब इसको हमें दिखाना है तो हम इसको ए एक्स आई कैप भी लिख सकते हैं। आई कैप, जेड कैप, जे कैप एंड के कैप ऑर्थोगोनल वेक्टर्स थे, और दरअसल ये क्या करते हैं कि ये वैल्यू 1 रहती है हमेशा, इसलिए हम इनको डायरेक्शन बताने के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ए एक्स वेक्टर को ए एक्स आई कैप, इसी प्रकार ए जेड वेक्टर को आप ए जेड के कैप, और इसी प्रकार ए वाई वेक्टर को आप ए वाई जे कैप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। तो जनरली अगर हमें इस ए वेक्टर की पोजीशन दिखानी हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, और ये कितना आ गया, के कैप। यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जनरली अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को केवल ए लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलरली होती हैं। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इसका जो है वेक्टर फॉर्म आ गया। तो ये होता है हमारा 3 डायमेंशन में जो है वेक्टर को रिजोल्यूशन करना। इसी प्रकार अगर जनरली जो है पोजीशन वेक्टर को हमें दिखाना हो, ठीक है ना, तो पोजीशन ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। अगर पोजीशन ऑफ वेक्टर 3 डायमेंशन में हमको दिखाना हो तो मान लेते हैं आर वेक्टर अगर कहीं पर कोई है, एक्स एक्सिस में पोजीशन एक्स आई कैप, वाई एक्सिस में पोजीशन वाई जे कैप, और जेड एक्सिस में पोजीशन जेड के कैप हो, तो आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। अगर वेलोसिटी आपसे कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ जो है अगर पूछें ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन में, तो आप इसको लिख सकते हैं वी वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। आपको मालूम है, डिफ्रेंशिएशन कर दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। और देन फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी, और ये कितना आ गया, के कैप हो गया। ठीक है, अब इसको और करके लिखना चाहें तो और करके हम लोग वी वेक्टर, आपको मालूम डी एक्स अपॉन डी टी को वी एक्स आई कैप लिख सकते हैं, प्लस इसको वी वाई जे कैप लिख सकते हैं, और इसको वी जेड के कैप लिख सकते हैं। ठीक है ना। देन फिर अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर्स निकालना, एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर्स
तो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे इसको भी देख लीजिए आप ध्यान से। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ए वेक्टर, अब इसी को जो है आप ए एक्स आई कैप कर दीजिए प्लस ए वाई जे कैप कर दीजिए और प्लस ए जेड के कैप कर दीजिए। तो आपका ये पोजीशन, वेलोसिटी और जो है एक्सेलरेशन यानी कि मोशन भी कवर हो गया, पोजीशन भी कवर हो गया। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक था आपके साथ, अब इसको आगे डिस्कशन करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरह से होता है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसके अलावा अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज अ स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यानी कि अगर हम इसको दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं? जैसे मान लेते हैं ये एक ए वेक्टर है और ये एक तरीके से यहाँ पर आपको बी वेक्टर दिख रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो फ्रॉम फिगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? ए बी कॉस थीटा यहाँ पर आ गया। अब इसको समझना हो तो कैसे समझिए कि एग्जाम्पल से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर समझना हो तो कैसे हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे? जैसे हमने यहाँ पर क्या करा कि देखिए यहाँ पर जो है एक आपका जो है कोई मास ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक है, इस पर आपने जो है किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया। किसी डायरेक्शन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो है हम इस तरीके से ही धक्का देते हैं। हमने मान लो ऐसे फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो फोर्स लगाया और देन थोड़ी देर बाद, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है तो ये थोड़ी देर बाद खिसक के यहाँ पे कहीं पहुँच जाएगी। ठीक है, तो मान लो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा हो रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, स्मॉल एस, ये इसकी नई पोजीशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज़ द वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन आपने फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको मालूम है। तो वर्क डन को आप W से लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हुआ है, तो अगर आप इसको निकालेंगे तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जब कंपोनेंट करते हैं तो ये एफ कॉस थीटा आता है, वर्टिकल वाला एफ साइन थीटा आता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए और ट्रायंगल बना के आप देखिए कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हो गया एफ, तो अगर हम लोग बेस की वैल्यू निकालें तो एफ कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पर आपने लिख दिया एफ कॉस थीटा और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस। ठीक है, तो ये आ गया आपका एफ एस कॉस थीटा। अब आप इसको और करके W को W लिखा रहने दीजिए। अब देखिए ए बी, जैसे ए बी कॉस थीटा आपको दिख रहा है वैसे एफ एस कॉस थीटा दिख रहा है। तो अगर ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर और बी वेक्टर लिख सकते हैं तो एफ एस कॉस थीटा को आप एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपने यहाँ पर फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, इसी में एक और फार्मूला बन जाता है कि अगर हम क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर आप टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए अब इक्वेशन को, तो कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, एफ वेक्टर तो ऐसे ही बना रहेगा, फोर्स कांस्टेंट लगा रहे हैं, तो डॉट कितना हो जाएगा? डी एस वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा? डी टी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो आप इसको लिख सकते हैं, मालूम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर, तो इसको आप पी वेक्टर लिख सकते हैं। सॉरी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, केवल पी लिख सकते हैं। और एफ वेक्टर और
रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो पी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, सिंस आप लिख लीजिए वी वेक्टर इक्वल टू डी एस वेक्टर अपॉन कितना हो गया डी टी। सो दिस इज द ऑल एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, then the next topic is properties of scalar product। तो नंबर 1 द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें तो ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। क्यों? आपको मालूम है डायरेक्शन से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, प्रोडक्ट स्केलर है, तो ए वेक्टर डॉट कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा होगा, है ना। और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर कर देंगे तो ये बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो बात तो एक ही हो गई, कोई डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं। अब वापस इसको ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो जाता है कि अगर कहीं पे लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। तो आप इसको समझना चाहें तो ऐसे समझे। अब इसको अगर लिखना हो तो LHS ले लीजिए एक बार। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मतलब कितना हो जाता है, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी तो कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा और प्लस ए सी कॉस थीटा, अलग अलग करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देन आगे देखिए फिर क्या कर सकते हैं। अब RHS ले लीजिए। तो RHS में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को ए सी कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए तो LHS बराबर कितना आ गया, RHS आ गया। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर तीसरी प्रॉपर्टी आती है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। तो ये अगली प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कहीं पर मान लो लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आपको मालूम है अभी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस 90 हो जाएगा, सिंस ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, है ना। तो देयरफॉर अगर हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि दो वेक्टर जिनका स्केलर प्रोडक्ट हम कर रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फिर उनका जो है स्केलर प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। देन फिर इसके बाद अगला नंबर आ जाते हैं। तो फोर्थ नंबर हम लोग समझते हैं भाई फोर्थ नंबर क्या होगा। अब इसमें क्या है कि अगर पैरेलल हैं, ठीक है, इफ़ अगर मान लेते हैं कि दो वेक्टर आपके कैसे आ रहे हैं पैरेलल, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, देन scalar product will be given as। तो कैसे होगा देखिए इसको ज़रा,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ये आपको मालूम है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस कितना हो जाएगा 0, सिंस थीटा कितना है 0 डिग्री है। तो देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया ए बी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स गिवन एज फॉलोज। कैसे दिए जाएंगे, जैसे अगर कहीं पर लिखा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा आई डॉट जे कैप हो या जे कैप डॉट के कैप हो या फिर के कैप डॉट आई कैप हो, ये सब 0 हो जाएगा। रीजन समझ लो, आई कैप का मतलब दोनों एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो गए, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा कॉस 0 एंगल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जे के लिए और के लिए। बट जब आई डॉट जे आएगा, यानी कि आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद जो है हम छठा देखेंगे उसको, यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट अगर दिए हुए हैं, इफ़ कहीं पर दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें, इसका मतलब हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस जी बी जेड के कैप। ठीक है, अब देखिए आई कैप का डॉट आई कैप करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ए एक्स बी एक्स आ गया। फिर ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के सिमिलरली 0 होगा। इसी प्रकार ए वाई जे कैप डॉट आई कैप इधर 0 हो जाएगा, बट ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप यानी कि जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, यानी कि प्लस कितना आ जाएगा ए वाई बी वाई, सिमिलरली ए जेड बी जेड। देखो, क्योंकि आपको मालूम है, बड़ा आसानी से एक चीज़ समझ लीजिए कि एक चीज़ आपको बता दी गई है पहले ही कि आई जे के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट हो, जे का के के साथ हो या के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हो, इन सब कंडीशन में 0 आना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट सा रिलेशन मान के चलिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान में आपको रखना है यहाँ पर। ठीक, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात आपको सारी। ठीक है ना, तो अगर मान लेते हैं इफ़ cos थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा जो है थीटा अगर एंगल है, तो आपको मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है ए बी cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, है ना। ठीक, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अभी क्या निकाली, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड अपॉन ए। केवल अगर ए की बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बता सकता है कोई कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो अंडर रूट, ऐसे देखिएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही बताया था पहले भी। और इसी प्रकार अगर हम लोग किसका निकालेंगे, थोड़ा सा आपको देखने में आसानी हो इसलिए थोड़ा सा इसको हम मोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है,
ठीक, अब देखिए तो ये क्लियर हो गई बात। और b का कितना आएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कई बार एंगल निकालने को कॉस थीटा आता है, तो इस तरीके से एंगल कॉस थीटा निकाला जा सकता है। तो ये क्लियर हो गई बात आपको। तो ये अगर एंगल का भी पूछता तो ऐसे निकालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका जो आपने सीखा। आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे, इसको कंप्लीट कर लीजिए लेक्चर को, और नोट्स साथ में बनाते हुए चलिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नमस्कार।